आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड का क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का 2021 का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 सोल्व करवाऊंगा। पार्ट 2 हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हमने सोल्व किया है, और क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हमने सोल्व किया है, और जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उन सभी पर भी 2021 ही लिखा हुआ आता है। इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर बदल कर। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। ये हैं आपके क्वेश्चन, यहाँ से 2-2 नंबर वाले, उसके बाद 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, फिर ये 5 नंबर वाले हैं। अब हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जब देश में निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की भी व्यवस्था की जाए। ऐसी व्यवस्था न तो पूर्ण रूप से समाजवादी होती है और न ही पूर्ण रूप से पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब समझौता कब हुआ? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर देखिए इसका, प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोंगेवाल के बीच जुलाई 1985 में समझौता हुआ, और इस समझौते का उद्देश्य पंजाब में अमन स्थापित करना था। इस समझौते द्वारा पंजाब में शांति कायम करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है? तो आंसर देखें, युद्धोत्तर काल में उत्पन्न हुए सामान्य तनावों, विशेषता अमेरिका एवं सोवियत संघ के संबंधों के बीच तनावों को सामूहिक रूप से अभिव्यक्त करने वाला सबसे अधिक उपयुक्त शब्द ही शीत युद्ध कहलाता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रसिया के बीच में जो तनाव था, उस तनाव को बताने वाला जो एक उचित शब्द है उसको शीत युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सर्वोच्चों से निपटने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर है, एनजीओ, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार सभी मिलकर अमेरिकी सर्वोच्चों का प्रतिरोध करें। और दूसरा है, भारत, चीन, रूस को एक साथ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चीन की नई अर्थव्यवस्था की कोई 2 उपलब्धियां लिखिए। तो पहला पॉइंट है, चीन ने आर्थिक सुधारों के लिए खुले द्वार की नीति की घोषणा की गई जिससे विदेशियों को चीन में पूंजी निवेश करने के लिए आकर्षित किया। नेक्स्ट है, निर्यात में ज़बरदस्त इजाफा होने और सरकार द्वारा निवेश को बढ़ाने से करोड़ों लोगों को गरीबी के चुंगल से निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आंतरिक आपातकाल की घोषणा के कोई 3 परिणाम लिखिए। तो पहला पॉइंट देखें इसका, प्रेस पर प्रतिबंध। आपातकाल के समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका सरकार एवं कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध नहीं लिख सकते थे। सेकंड पॉइंट है, आपातकाल के दौरान अत्याचार। आपातकाल के दौरान अनेक अत्याचार किए गए, लोगों की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति या दल सत्ताधारी पार्टी एवं आपातकाल के विरोध में नहीं बोल सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़ताल प्रदर्शनों पर प्रतिबंध। सरकार द्वारा हड़तालों, प्रदर्शनों, धरनों तथा जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बिना सरकार की अनुमति के अब कोई किसी प्रकार का जलसा, मीटिंग या जुलूस आदि नहीं निकाल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 मुख्य कारण लिखिए। तो पहला कारण है, सोवियत संघ अमेरिका के शस्त्रीकरण की होड़ एवं विश्व के संघर्ष स्थलों में हस्तक्षेप के कारण आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। सेकंड पॉइंट है, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने भी नागरिकों में शासन के प्रति असंतोष की भावना को उभारा। नेक्स्ट पॉइंट है, साम्यवादी दल की निरंकुशता के प्रति जनता का असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सार्क के उद्देश्य क्या हैं? तो पहला उद्देश्य देखें, दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना, और दूसरा है सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नति को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कोई 3 कार्य लिखिए। तो आंसर देखें, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा, सुरक्षा परिषद इत्यादि मुख्य अंगों के मुखिया के रूप में कार्य करता है और उनके निर्णयों को लागू करवाने का प्रयास करता है। सेकंड पॉइंट देखें, महासचिव
सचिवालय के कर्मियों, जिनकी संख्या लगभग 8,000 है, को नियुक्त करता है और उनका मार्गदर्शन एवं उनके कार्यों का नियमन और निर्धारण करता है। महासचिव विश्व में उत्पन्न गंभीर संकट के समय संयुक्त राष्ट्र के प्रधान अधिकारी के रूप में मध्यस्थता करके समस्याओं को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। वैश्वीकरण की अवधारणा के उदय के कोई 3 कारण लिखिए। तो पहला कारण है साम्यवादी व्यवस्था का पतन, दूसरा है एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना और तीसरा है तकनीकी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यदि कोई राष्ट्रीय समुदाय विदेशी नियंत्रण के अधीन है तो ऐसे समुदाय के लिए राष्ट्र निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। सन 1947 से पहले जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था तो राज्य द्वारा राष्ट्र निर्माण की कोई आशा नहीं की जा सकती थी। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व है। सेकंड है उचित सार्वजनिक सत्ता। राष्ट्र निर्माण के लिए उचित सार्वजनिक सत्ता का होना अनिवार्य है। उचित सार्वजनिक सत्ता से अभिप्राय ऐसी संवैधानिक अथवा कानूनी शक्ति से है जिसकी वैधता के बारे में लोगों के मन में कोई शंका अथवा रोष नहीं है। यदि हिंसा अथवा असंवैधानिक साधनों द्वारा कुछ लोग राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं और साधारण लोग उस सत्ता की वैधता को स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्ति केवल शक्ति के बल पर राष्ट्र निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। राष्ट्रीय भावना। किसी राजनीतिक समुदाय के राष्ट्र निर्माण के लिए केवल बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना एवं भावना का होना भी आवश्यक होता है। जब तक लोगों के दिलों में राष्ट्र के साथ संबंधित होने का गर्व तथा भावना पैदा नहीं होती, तब तक उन लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है विभिन्नता में एकता की स्थापना। वर्तमान युग में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसमें लोगों में भाषा, धर्म, जाति तथा संस्कृति आदि के आधार पर विभिन्नता नहीं पाई जाती। ऐसे राज्यों में विभिन्नताओं के होते हुए भी एकता की स्थापना राष्ट्र निर्माण का अनिवार्य तत्व है। ये वो क्वेश्चन है जो चॉइस में दिया गया था। भारत विभाजन से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए अनेकों आंदोलन चलाए गए। अंत में भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन स्वतंत्रता से पहले भारत को 2 भागों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना बनाई, परंतु यह योजना अत्यंत कठिन थी क्योंकि केवल 70 दिनों में दोनों देशों की सीमाएं निश्चित नहीं की जा सकती थी। जो समस्याएं और कठिनाइयां सामने आई वो निम्नलिखित हैं। भौगोलिक दूरी की समस्या। विभाजन से उत्पन्न प्रथम समस्या पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान के बीच भौगोलिक दूरी की थी। ब्रिटिश भारत में कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो। ऐसे 2 क्षेत्र थे जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, एक क्षेत्र पश्चिम में था तो दूसरा पूर्व में। ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि दोनों क्षेत्रों को जोड़कर एक पाकिस्तान बना दिया जाए। अतः 2 पाकिस्तान, पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान बनाने का निर्णय लिया गया। इन दोनों के बीच का भूभाग भारत कहलाया। उत्तरी पश्चिमी प्रांत की समस्या। विभाजन से उत्पन्न दूसरी समस्या उत्तर पश्चिमी प्रांत की थी। ऐसा नहीं था कि प्रत्येक मुस्लिम बहुलक क्षेत्र पाकिस्तान में जाना चाहता था। कुछ मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाके पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवादित नेता थे। खान साहिब भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना की जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने उनकी इच्छा जाने बिना देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। उनकी इच्छा की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है शरणार्थियों की समस्या। देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ और इसका भयंकर परिणाम पाकिस्तान से भारत आने वाले गैर मुसलमान शरणार्थियों के रूप में उभर कर
सामने आया। स्वतंत्र भारत की सरकार को तुरंत इस समस्या का सामना करना पड़ा। इस समस्या को सुलझाने में लोगों ने अत्यधिक सहयोग दिया, परंतु समस्या इतनी विकराल थी कि इसको सुलझाने में देश को अनेक दशक लग गए। अनुमानों के अनुसार विभाजन के समय मृतकों की संख्या 5 लाख तथा सीमा पार से आने वाले शरणार्थियों की संख्या 20 लाख के लगभग थी। नेक्स्ट पॉइंट है देशी रियासतों के विलय की समस्या। यह ठीक है कि देशी रियासतों को भी संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया, लेकिन इन्हें यह भी छूट दी गई कि वे स्वतंत्र रहें या ब्रिटेन के साथ संबंध स्थापित करें, भारतीय संघ में शामिल हो या फिर पाकिस्तान में शामिल हो। इस छूट की सबसे बड़ी हानि यह थी कि भारत छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाएगा और देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास से आप क्या समझते हैं? विकास के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने या लक्ष्य रखती है। विकास शब्द का अर्थ संकुचित न होकर व्यापक है। साधारण शब्दों में विकास का अर्थ प्रगति, उन्नति, अच्छा जीवन या जीवन कल्याण आदि है। विकास शब्द का संबंध समाज के प्रत्येक पहलू से है। विकास के उद्देश्य निम्नलिखित है। जीवन का स्तर। विकास का पहला और महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि लोगों के रहन सहन के स्तर का विकास हो। इसका तात्पर्य है कि लोगों को जीवन के स्तर की न केवल आवश्यक वस्तुएं ही प्राप्त हों, बल्कि उन्हें वे सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जिन्हें प्राप्त करके वे अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति का दोहन। विकास का दूसरा लक्ष्य है प्रकृति का दोहन। भौतिकवादियों की यह धारणा है कि जो भी इस विश्व में है उसका जी भरकर अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और इसी में ही भौतिक सुख मिलता है। इसलिए आज वे प्रकृति का अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकृति के साधन सीमित हैं और उनका प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी के लिए भी कुछ बच सके। नेक्स्ट पॉइंट है दरिद्र की सहायता। विकास के लिए राज्य द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है, लेकिन विकास को वास्तविक विकास तब ही माना जाएगा जब इससे दरिद्र का विकास होगा, अर्थात विकास का उद्देश्य दरिद्रतम का विकास होना चाहिए। यदि विकास के उद्देश्य में दरिद्र का ध्यान न रखा गया तो विकास अवश्य होगा, लेकिन विकास का लाभ धनी लोगों को ही मिलेगा, न कि दरिद्र वर्ग को। यदि विकास से धनी वर्ग ही लाभ होता है और उन्हीं का जीवन स्तर ऊंचा उठता है तो इसे वास्तविक स्थिति में विकास नहीं कह सकते। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार देना। विकास का एक अन्य लक्ष्य है देश के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना। आधुनिक युग को कई बार मशीनी युग भी कहा जाता है। फलस्वरूप जिन देशों में जनसंख्या पहले ही अधिक है वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ गई है। इसलिए यह जरूरी है कि विकास के लक्ष्य को निर्धारित करते समय बेरोजगारी को दूर करने का लक्ष्य सामने होना चाहिए। ये चॉइस में दिया गया क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। गुट निरपेक्षता। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता उसकी गुट निरपेक्षता है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के अधिकतर देश दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो गए। इनमें से एक पश्चिमी देशों का गुट था जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश शामिल थे, और दूसरा साम्यवादी देशों का गुट था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ द्वारा किया जा रहा था। दोनों ही गुट सैनिक संधियों से बंधे हुए थे। भारत ने इन दोनों ही सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि वह इनमें से किसी सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा और दूसरे गुटों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का अर्थ है कमजोर राष्ट्रों को गुलाम बनाकर उसका शोषण करना। भारत औपनिवेशिक नीति का शिकार रहा है, इसलिए यह उपनिवेश का विरोधी है। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद का विरोध। भारत काफी लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का शिकार रहा, जिसके कारण इसे साम्राज्यवाद के बुरे परिणामों का पूरा ज्ञान है। अतः स्वतंत्र होते ही भारत ने सदा अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले देशों का समर्थन किया। जाति अथवा रंग पर आधारित भेदभाव की नीति का विरोध। भारत ने जाति अथवा
रंग पर आधारित भेदभाव की नीति का विरोध अपनी विदेश नीति का आधार माना है। इसी कारण से भारत दक्षिणी अफ्रीका की सरकार द्वारा जातीय भेदभाव के आधार पर अपनाए जाने वाली नीति का कड़ा विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राजनीति पर सांप्रदायिकता के प्रभावों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी भारत में विभिन्नता पाई जाती है। इसका प्रमाण यह है कि केंद्र और राज्य में तनावपूर्ण स्थिति, सांप्रदायिक क्षेत्रीयता, भाषावाद आदि महत्वपूर्ण समस्याएं रही हैं जो आज भी विद्यमान हैं। भारत की राजनीति पर सांप्रदायिकता का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसके उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। हिंदू मुस्लिम द्वेष का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मुस्लिम जनता ने अपने आप को बहुमत समुदाय से अलग रहकर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी नीति को दूर रखा। उदाहरण के तौर पर जमायत ए इस्लाम और जमीयत उल उलेमा हिंद ने मुसलमानों को चुनाव में भाग नहीं लेने और राष्ट्रीय धारा से अलग रहने की सलाह दी। नेक्स्ट पॉइंट है, मुसलमानों की धार्मिक रूढ़िवादिता सांप्रदायिकता के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुसलमान अपने इस्लामी कानून और कुरान से संचालित होते हैं। मुसलमानों का आर्थिक पिछड़ापन का कारण है सांप्रदायिकता। अन्य संप्रदायों की अपेक्षा मुसलमान अपने आप को कमज़ोर मानते थे, जिससे निराशा की भावना का उदय हुआ और इस निराशा ने हिंसक गतिविधियों का जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार की उदासीनता भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। कारण संघीय और राज्य सरकारों ने दृढ़तापूर्वक इस समस्या को हल करने का प्रयास नहीं किया।